फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के बारे में कि अगर आपका किसी भी पोएम में से स्टैंजा आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको क्या करना है कि हर एक पोएम का जो स्टैंजा होता है उसमें क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स मेनली बनाने होते हैं। जैसे कि आपने स्टैंजा की पहचान कर ली कि ये जो स्टैंजा है वो कौन सी पोएम में से है। अब आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप लिखते हो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आप बनाते हो एक्सप्लेनेशन। जो पहला पॉइंट होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ये पहचान कर ली कि ये जो स्टैंजा है ये आपकी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफक इसमें से आया हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो आपको यही लिखना है दिस स्टैंजा या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। फिर आपको पोएम का ये जो नेम है इसे अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में करना है। उसके बाद आप लिखोगे द पोएम वाज कंपोज्ड बाय द, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। इतना करने के बाद आपको ये जो लाइंस यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिखाई जा रही हैं, यही वाली जो लाइंस है वो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख देना, जिससे कि आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा कि आपको जो स्टैंजा में जो एक्सप्लेनेशन करनी होती है सिर्फ उसी में ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। यहाँ पर यही जो लाइंस है वो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख दोगे तो आपका वो वाला जो पॉइंट है वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी स्टैंजा आता है तब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सेम यही बातें हैं जो वो लिख देनी है। देख लेते हैं कौन कौन सी लाइंस हैं। सबसे पहले तो वही 2 लाइंस आएंगी, पोएम का नाम और पोइट का नाम। एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों ही जो चीज़ें हैं, नेम पोइट और पोएम का, इसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। इसके बाद लिखोगे इन द पोइम, इस पोइम में पोइट भी लिख सकते हो, विलियमसन भी लिख सकते हो, सजेस्टेड दैट इट इज़ एन इंटरनल डिबेट इन द माइंड ऑफ प्रूफर्क, कि ये जो पोइम है इसमें मेन क्या दिखाया गया है कि जो प्रूफर्क है उसके माइंड में एक डिबेट चल रही होती है, ठीक है, बिटवीन द 2 साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी के 2 साइड होते हैं, विच देयर बाय हाईलाइट्स द नर्वसनेस एंड न्यूरियसिस। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिबेट हो रही है इससे हमें उनके बारे में पता चलता है, उनकी जो नर्वसमेंट है उसके बारे में पता चलता है। द पोएम कैन बी बेस्ट इंटरप्रेटेड एज एन एक्सपोजिशन ऑफ द मूड एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड ऑफ प्रूफर्क, यानी कि जो पोएम है इसमें मेन क्या बताया गया है कि जो प्रूफर्क के माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बताया गया है, इसके साथ ही उनका जो मूड है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि ये एक इंटीरियर मोनोलॉग भी है। इतना आपको क्या करना है कि वहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख देना है। इसके बाद जो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पहले स्टैंजा वाली लाइन से रिलेटेड ही लिखनी होगी। उसके बाद जैसे आपका अगर पेज कवर नहीं हो रहा है, 2 पेज या फिर 1.5 पेज अगर कवर नहीं होता है, तब आपको क्या करना है कि उस पॉइंट के बारे में आपको जो कुछ भी पता होगा वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो पोइम है इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अब हम अगली जो पोइम है उसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये PDF बना रखी है हर एक पोइम की, तो देखते हैं। अब ये जो पोइम है ये है रबी बैन एल्जरा की, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको पहले पहचान ही करनी है कि स्टैंजा कौन सी पोइम में से आया है। बाई चांस अगर इस पोइम से रिलेटेड आ जाता है रबी बैन एल्जरा की पोइम में से, तो स्टार्टिंग की लाइन तो वही है कि पोइम का नाम और पोइट का नाम। उसके बाद आप ये लिख देना द पोइम रबी बैन एल्जरा इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोइम है ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द ग्रेट ज्यूइश स्कॉलर रबी बैन एल्जरा इज़ द स्पीकर, यानी कि इसमें स्पीकर कौन है, रबी बैन एल्जरा खुद ही एक स्पीकर हैं, हु एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करते हैं हिज फिलोसॉफी इन द पोइम, जिन्होंने अपना जो दर्शन है, अपनी जो फिलोसॉफी है उसे इस पोइम में बताया है। इन दिस पोइम, इस पोइम में रबी बैन एल्जरा इनवाइट अस, यानी कि रीडर को क्या बताते हैं, टू ग्रो ओल्ड एज इन हिज कंपनी, यानी कि किस तरीके से वो ओल्ड होते जा रहे हैं उनकी कंपनी, यानी कि इन हिज कंपनी, यानी कि उनके आसपास के जो लोग हैं इस तरीके से बता रहे हैं कि हर कोई क्या है कि एक न एक दिन ओल्ड होता है। ही डज़ नॉट रिगार्ड ओल्ड एज एज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। इस पॉइंट में वो ये बताते हैं कि जो ओल्ड एज है वो लाइफ का एक बुरा पार्ट, बुरा हिस्सा नहीं है, रैदर ही रिगार्ड इट एज द बेस्ट पार्ट।
हालांकि वो इसे अच्छा पार्ट बताते हैं लाइफ का। इन इस फिलोसॉफी उनके अकॉर्डिंग ओल्ड एज इज़ द, कि जो ओल्ड एज है वो क्या है, एक कंजप्शन है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द पीरियड ऑफ यूथ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर इट। यानी कि जो यूथ होती है ना वो भी किसके लिए होती है, ओल्ड एज की प्रिपरेशन के लिए ही होती है। यानी कि एक अच्छा पार्ट होता है लाइफ का। मैन हिज फ्यूचर हिज लाइफ आर कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ द गॉड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो मैन है उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो लाइफ है वो भगवान के हाथों में है। लाइफ वॉज प्लान बाय हिम, जो लाइफ है वो भगवान के द्वारा पहले से ही प्लान करके रखी हुई है एज ए कम्प्लीट होल, पूरे रूप में, इन विच ईच पार्ट हैज़ इट्स वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द होल। तो ये कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने इंसान की लाइफ है जो उसको पहले से प्लान करके रखा हुआ है, और अगर भगवान ने वो चीज़ प्लान की है, ओल्ड एज है चाहे यूथ है, तो सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सारों की ही सेम वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने पहले से प्लान करके रखी है। भगवान कोई भी चीज़ बेमतलब प्लान नहीं करते हैं, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी स्टैंजा आ जाता है, तो अगर आपने इतना इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपका हाफ पेज तो वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो आप है वो एक्सप्लेनेशन में आप लिख ही देना। तो इस तरीके से आप ये जो पोइम है रबी बैन एल्जरा, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर देना। सोराब एंड रुस्तम का मैं आपको बाद में करवाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है सोल्जर पोइम। तो स्टार्टिंग की लाइन सेम है, उसके बाद इन दिस पोइम द सोल्जर द पोइट एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। तो सेम आपको यही लिखना है। आपने स्टैंजा देख ली कि अगर ये स्टैंजा सोल्जर पोइम में से है तो आप क्या लिखोगे कि ये जो सोल्जर पोइम है इसमें पोइट ने अपना कंट्री के प्रति जो लव है उसे एक्सप्रेस किया है। ही इज़ एन इंग्लिश सोल्जर, कि ये एक इंग्लिश सोल्जर है, हु हैज़ अ डीप लव फॉर हिज कंट्री, जिनका अपने कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा डीप लव है। हिज आर्ट इज़ फुल विद द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, उनका जो मन है, जो दिल है, वो पूरा देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। ही फील्स हाईली इन डिबेट टू हिज कंट्री, यानी कि वो अपने आप को इस कंट्री के लिए न्यौछावर कर देते हैं। ही वुड फील हैप्पी टू रिपे द डेप्ट्स ही ओज टू हिज कंट्री, इसके साथ ही वो यानी कि रिपे करना चाहते हैं। डेप्ट्स का मीन्स कर्जा वगैरह, या फिर यानी कि वो अपनी कंट्री के प्रति जो उनका है दायित्व कह दो, वो निभाना चाहते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं इवन आफ्टर हिज डेथ, अगर उनकी डेथ भी हो जाती है, ही विल नॉट बी सेपरेट फ्रॉम हिज कंट्री, तो अभी वो अपनी कंट्री से अलग नहीं होंगे। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, ही सोल विल स्प्रेड द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि उनकी ये जो सोल है वो यानी कि जो लाइफ की वैल्यू है उसे स्प्रेड करेगी टॉट टू हिम बाय हिज मदर लैंड। तो मेन चीज़ ये है कि अगर मान लो कोई एक सैनिक है वो अपने देश के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर देता है, तो इससे क्या होता है कि हम जो लाइफ की वैल्यू है वो कहते हैं कि इससे तो लाइफ की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो लोग हैं वो भी इस वैल्यू को समझ पाएंगे। तो ये जो चीज़ है वो हर एक जगह पे वो फैला देना चाहते हैं। तो इसी के बारे में इस पोइम में बताया गया है। तो इससे भी आपका हाफ पेज कवर हो गया। अब जो एक पेज है वो आप अपनी एक्सप्लेनेशन देख लेना कैसे लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोइम कोई। नेक्स्ट पोइम है स्प्रिंग एंड फॉल। तो आपको स्टार्टिंग लाइन सेम वही लिखनी है। इन द पोइम ऑफ हॉपकिंस वी फाइंड एन इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ एज ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वैल्यू, यानी कि इस पोइम में जो हॉपकिंस हैं उनके थ्रू क्या दिखाया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ह्यूमन के एक्सपीरियंस बढ़ने लग जाते हैं, उसका जो कॉन्शियसनेस है लाइफ को लेकर उसके बारे में भी यानी कि उसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। The poem is addressed to a young child named Margaret. इस पोइम में किसके बारे में बताया गया है? एक यंग चाइल्ड है जिसका नाम है मार्गरेट। मार्गरेट इज़ एन इमेजनरी चाइल्ड, और ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्ची है, ये एक काल्पनिक बच्चा है। द आइडियाज़ कन्वे थ्रू द पोइम आर नॉट हॉपकिंस आइडिया, यानी कि इस पोइम में जो आइडिया दिए गए हैं वो हॉपकिंस के विचार नहीं हैं। दे आर द आइडिया ऑफ द इमेजनरी चाइल्ड, ये जो विचार हैं ये उस चाइल्ड के विचार हैं मार्गरेट, जिसका नाम क्या है? मार्गरेट। शी फील्स अनहैप्पी ऑन द फॉलिंग ऑफ द लीव्स इन अ फॉरेस्ट, यानी कि वो जो लड़की है जब वो देखती है कि पेड़ से पत्तियां नीचे गिर रही है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एंड द पोइट आस्क्स द यंग चाइल्ड मार्गरेट इफ शी इज़ अनहैप्पी एट द साइट ऑफ द फॉलिंग लीव्स। तो यहाँ पर जो पोइट है वो उस बच्ची से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को लेकर दुखी हो कि पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं।
तो यहाँ पर मेन जो आपने कहानी है वो पढ़ रखी है कि बच्चे को ये लगता है कि जिस तरीके से आज पेड़ से पत्तियां गिरकर टूट रही हैं, उनकी डेथ, उनका डिके हो रहा है, वैसे ही एक दिन उसका भी हो जाएगा। वो मेनली अपने लिए दुखी होती है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पोइम देखते हैं। नेक्स्ट पोइम है सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में आप स्टार्टिंग वही, द पोइम सेकंड कमिंग इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ यीट्स पोइम, यानी कि ये जो पोइम है सेकंड कमिंग, ये यीट्स की एक सबसे अच्छी पोइम में काउंट होती है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल पोइम, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोइम है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट प्रेडिक्ट दैट द फ्यूचर ऑफ यूरोप इज डिसमल ऑफ प्रिसाइडिंग डाइटीज ऑफ द कमिंग सिविलाइजेशन विल बी अ शेप ऑफ बीस्ट इन विच लॉयन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन। तो यहाँ पर मेन क्या है कि जो पोइट है वो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, यूरोप का जो फ्यूचर है वो डिसमल हो जाएगा, एक नई ऐसी सिविलाइजेशन आएगी जिसमें यानी कि बीस्ट होंगे, ठीक है। और ये जो बीस्ट है वो किस तरीके का है कि उसका जो शरीर है वो तो कैसा है, लॉयन बॉडी है, लेकिन जो हेड है वो किसका है, एक मैन का है। तो इस तरीके से आप इस इंट्रोडक्शन को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। इसके बाद जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मीटर और ये सिंबलिज्म, तो आप इसका भी पॉइंट बना सकते हो। जैसे कि आपने सबसे पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, उसके बाद एक पॉइंट आप बना सकते हो क्रिटिकल नोट का। क्रिटिकल नोट में आप क्या लिखोगे, जैसे कि अगर ये डेजर्ट वाला स्टैंजा आ जाता है तो आप लिख सकते हो द थ्री इमेज आर इन फैक्ट सिम्बल्स ऑफ सेकेंड कमिंग सिविलाइजेशन, यानी कि इस पॉइंट में या इस स्टैंजा में इमेजनरी का, सिम्बल्स का यूज़ किया गया है आने वाली सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए। उसके बाद जैसे कि डेजर्ट है जो, वो क्या सजेस्ट करता है, जो डेजर्ट है वो भी एक सिंबल है, और ये किस चीज़ का सिंबल है, द सिटीज़ ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन विल बी टर्न इनटू पार्ट्स ऑफ अ सैंडी डेजर्ट, कि जो आज इतनी अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन जो बसी हुई है वो धीरे धीरे क्या है, किस में चेंज हो जाएगी, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड का यूज़ किया गया है, जैसे कि द बिस्टली फिगर, ये क्या सजेस्ट करता है, मैन विल बी हाफ बीस्ट एंड हाफ मैन, कि आने वाला जो इंसान है वो आधा बीस्ट और आधा इंसान होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान में जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, वो सिर्फ स्वार्थ, अपना स्वार्थ देखेगा। इसके अगला जो सिंबल है वो है द फ्लाइट ऑफ इंडिग्नेंट बर्ड, यानी कि एक बर्ड का है, इवन सजेस्ट दैट इवन बर्ड विल बी थर्स्टी ऑफ मैन ब्लड, कि जो बर्ड्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या है, मैन के खून के ही, ब्लड के, जो मैन है उसका जो ब्लड है उसके लिए ही थर्स्टी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड इसके अलावा आप मीटर भी लिख सकते हो क्रिटिकल नोट में पॉइंट बनाकर। द पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, की जो पोइम है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि आप बता सकते हो कि क्रिटिकल नोट में पोइम है जो उसमें राइम स्कीम का यूज़ हुआ है, लिटरेरी टर्म को यूज़ किया गया है तो आप वो बता देना, जैसे कि एलिट्रेशन, सिमिल, मेटाफर, इस तरीके से। अगर मीटर का यूज़ किया गया है, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, आइएम्बिक पेंटामीटर, तो आप वो भी बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है गोइंग, जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई है। तो आपको क्या लिखना है, द पोइम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1955 इन लार्किन्स बुक, यानी कि जो पोइम है वो लार्किन की बुक में पब्लिश की गई थी। एंड द लेस डिसीव्ड, यानी कि ये बुक का नाम है, इसमें पब्लिश की गई है। लार्किन ओरिजिनली प्लान टू टाइटल द वर्क डाइंग डे, मेन इन्होंने क्या प्लान किया था, क्या टाइटल देने का, डाइंग डे। इट मेक्स क्लियरर दैट द वर्क इज़ अबाउट डेथ, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इस पोइम में बेसिकली जो मेन बात है वो किसकी की गई है, डेथ की। गोइंग हेयर मीन्स डेथ, गोइंग का मतलब यहाँ पर है डेथ। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टेल्स अबाउट डेथ, यानी कि पोइम में जो पोइट है वो डेथ के बारे में बताते हैं। एंड चेंजेस दैट वंस फील व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, और उन चेंजेस के बारे में बताते हैं जब एक इंसान जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है तब उसके आसपास क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो क्रिटिकल नोट बनाना, तब आप वहाँ पर ये लाइन्स ऐड कर सकते हो। दिस इज़ ए शॉर्ट 10 लाइन्स पोइम दैट इज सेपरेट इनटू 3 सेट ऑफ 3 लाइन्स एंड 1 लास्ट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, तो यहाँ पर आप सेम लिख सकते हो। ये सारी जो इंट्रोडक्शंस हैं वो मैंने हर एक पोइम की स्टार्टिंग में करवाई हुई है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लिख लेना। आपने जो दूसरी पोइम्स है वो पढ़ रखी हैं, आपको
यानी कि पता ही है कि इंट्रोडक्शन आपने अगर पढ़ रखा है तो सेम उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप लिख लेना। बस मैं आपको अब दिखा रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन आप लिखते हो, आपका 1 पेज वैसे ही कवर हो जाएगा। इसी तरीके से टीयर आइडल टीयर पोइम है जो, उसका आप इंट्रोडक्शन है जो, ये लिख देना। इसके अलावा आप अगर क्रिटिकल नोट का पॉइंट बनाना चाहो तो आप बना देना, ठीक है, जिसमें आप ये लिख सकते हो द पोइम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स और अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर, कि ये जो पोइम है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और अनराइम्ड है और ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। एंड इसके अलावा इमेजेस लिख सकते हो, द इमेजेस इन द पोइम विच एन ऑटम फील्ड एंड अर्ली सनराइज आर कॉमन पोइटिक ट्रॉप्स अवेलेबल एट ऑल, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक्सप्रेस पोइम का ये इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है, इसे ही आपको वहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है सारा कुछ। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।